हम फिर भी गिल साहब को एक मौका देते हैं कि आप बाहर बैठ के बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप हुँ, अपनी गलती को संवारें और पाकिस्तान आए और उसको लीड करें। आप हुँ, बाहर ईसी की रूम्स में बैठ के इस किस्म के बयानात देते हैं, जो कि एक चीज़ ऐसी आपके सामने आ जाती है, जिससे पार्टी के अंदर इश्यूज़ बनते हैं। ये एक बाहर से बैठ के हमें लेक्चर ना दिया जाए। आप पाकिस्तान आए, चीज़ को लीड करें, हम आपके पीछे होंगे। कल का सेमीफाइनल सोहेल आफरीदी और तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी है। हम हुँ। फाइनल की तैयारी इस वक़्त कर रहे हैं। 27 सितंबर को हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम पूरी तैयारी के साथ आएँगे। इस बार एज़ अ अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं, जो ये समझती है कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, हम हुँ। उनके साथ मशावरत कर रहे हैं। उनसे नौजवान लीड करेंगे, नौजवान ही आगे बढ़ेंगे और नौजवानों से ही ये जो 27 सितंबर की डेट है और जो हमारे लाएअमल है, इंशाल्लाह वो नौजवानों की बदौलत हम हासिल करेंगे। शफी जान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करते हैं। फाइनली सुहेल आफरीदी साहब से सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने एक लॉन्ग मार्च की डेट दे दी है। उसके ऊपर एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि 27 सितंबर, 5 अगस्त को डेट दी और 27 सितंबर की डेट दी। बहुत वक्फा है इसके अंदर और इसके ऊपर अलीमा खानम साहिबा की स्टेटमेंट भी आ गई कि क्या ये इमरान खान साहब को इंतजार करवा रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और इसका पर्पस क्या है, प्रेशर बढ़ाना है, और ये क्या ये मार्च इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है या इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कंसर्न्स के ऊपर है। इसके ऊपर आज के शो में बात करेंगे। नए सूबों पे बात हो रही है और बड़ी पॉजिटिव बात हो रही है। मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हूं कि फाइनली पाकिस्तान के अंदर ये बहस का आगाज हो गया कि जनाब बल्दियात को एम्पावर करना है या हमने नए सूबे बनाने हैं, और बल्दियात को उनको एम्पावर करना है कि आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पंजाब के अंदर बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे। जब काम कर भी रहे होते हैं, गवर्नमेंट अगर तब्दील हो जाए तो एक सिग्नेचर पे, एक स्ट्रोक पे उन बल्दियाती इदारों को घर भेज दिया जाता है। क्या उन्हीं इदारों की रिप्लेसमेंट या उनको रिप्लेस करने के लिए एक वो निज़ाम जिससे सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमतें खाइफ रहती हैं, क्या उसके ना होने की वजह से मोहसिन नकवी साहब को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि नए सूबे बनेंगे? आज के शो में इस पर भी बात करेंगे। नंबर 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बढ़ते हुए इख्तलाफात आज़ाद जम्मू कश्मीर को लेकर। क्या फेज़ 3 का बायकॉट होने जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी ने कोई जो घंटियां बजाई थी, उल्टी गिनती जो स्टार्ट की थी, उसका मतलब ये है कि हुकूमती इत्तेहाद खतरे में है? इस टॉपिक पे भी आज के शो में बात करेंगे। पहले मेहमान का तारुफ करवा दूं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा जनाब शफी जान साहब। शफी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। आप सर ठीक कैसे हैं? मिजाज खैरियत हैं? से? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? करम अलग, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल फाइनली जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने तारीख तो दे दी लॉन्ग मार्च की, लेकिन उसके ऊपर एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि जनाब बड़ी लंबी तारीख दी है एंड प्रॉब्ली आपके जलसे से पहले या इस अनाउंसमेंट से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा जो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने एक वीडियो में कह दिया कि अगर लंबी डेट दी गई तो समझ लीजिएगा कि ट्रक की बत्ती है, क्योंकि हालातों वाक़यात ऐसे बने हुए हैं कि एहतजाज किया जा सकता है, और अगर हफ्ते 10 दिन की डेट हुई तो एहतजाज के लिए सीरियस है केपीके की हुकूमत, और अगर लंबी डेट दी गई तो समझ लीजिएगा कि ट्रक की बत्ती है। तो सर मैं क्या कंक्लूड करूं, सीरियस है आप लोग या ट्रक की बत्ती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक कल जलसे की बात है, हम्म, पेशावर की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे, 4 गुना लोग इससे बाहर थे। जी। इमरान खान साहब के बगैर, मतलब इमरान खान साहब ने इससे बड़े-बड़े जलसे किए हैं। हम्म, इमरान खान साहब के बगैर पेशावर की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। नहीं, और ये बहरहाल जलसा तो जलसा बड़ा था जलसा। और ये जलसा इस बात की गवाही है कि लोग सुहेल आफरीदी साहब पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला हैं। हम्म, देखिए, जो ग्राउंड हमने शुरू में सेलेक्ट किया था, जी। उससे इस ग्राउंड को चेंज किया गया। हम्म, वो ग्राउंड इससे 3 गुना बड़ा था। और जी। कल मेरी इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और मैंने पार्टी के अंदर भी इस पे बात की कि ये जो ग्राउंड हमने शुरू में सेलेक्ट किया था, वो ग्राउंड क्यों चेंज किया गया? क्योंकि हाँ, इस ग्राउंड से बाहर 4 गुना लोग मौजूद थे। 4 हाँ, सदा इंटरचेंज तक गाड़ियाँ खड़ी थी। वो मोटरवे टोटली ब्लॉक था। साउथ से हमारे जो काफ़िले आ रहे थे, जो हज़ारा से आ रहे थे, वो चौक हो चुके थे, वो नहीं पहुँचे। सही। और हमारे कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस पे हैं कि ये जो जी। ग्राउंड था, ये जगह थी, ये सही नहीं थी। ऐसी जगह होनी चाहिए थी जो एक्सेसिबल हो, जो बड़ी होती, तो हम्म, तमाम लोग इसमें शिरकत करते। लेकिन कल का सेमीफ़ाइनल सोहेल आफरीदी और तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी है। हम हम्म, फाइनल की तैयारी इस वक़्त कर रहे हैं। 27 सितंबर को हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम पूरी तैयारी के साथ आएँगे। ये जो हम्म, लोग कह रहे हैं कि जी डेट क्यों लेट दी गई है, हम पूरी तैयारी करना चाहते हैं। हम इस बार लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ आएँगे। ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी।
हमने इस पे 3 दिन मशावरत की, इस डेट पे अपनी पार्टी रहनुमाओं से मशावरत की, अपने अलायंस के साथ मशावरत की। 3 दिन की मशावरत के बाद हम 27 सितंबर में मुत्तफिक हुए। हम इस बार एज अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं, जो ये समझती है कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, हम उनके साथ मशावरत कर रहे हैं। उनसे के मशावरत के साथ ये डेट दी गई है और इंशाअल्लाह हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग 27 सितंबर में हमारे काफ़िले में शामिल होंगे। नौजवान लीड करेंगे, नौजवान ही आगे बढ़ेंगे और नौजवानों से ही ये जो 27 सितंबर की डेट है और जो हमारे लाएअमल है, इंशाअल्लाह वो नौजवानों की बदौलत हम हासिल करेंगे। शफी जान साहब, मैं कैटेगोरिकली आपसे पूछ लेता हूँ। फेयर इनफ, आपकी पार्टी है, आपकी स्ट्रेटजी है, आप 27 सितंबर दीजिए, आप 27 दिसंबर दीजिए, वो तो आप लोगों की पॉलिटिक्स है। लेकिन आप ही की जमात के डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कल एक वीडियो की और उन्होंने फरमाया कि जनाब अगर लंबी डेट है तो समझ लीजिएगा कि ट्रक की बत्ती है। एंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डॉक्टर गिल साहब को आपकी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनकी व्यूअरशिप तो है। तो उन्होंने ही आपकी जो ये मूवमेंट या जो एहतजाज है 27 सितंबर वाला, उसके ऊपर सवाल उठा दिए हुए। देखिए, जहां तक गिल साहब की बात है, अल्लाह ताला ने हमेशा गिल साहब को गलत साबित किया है। गिल साहब तब भी गलत थे जब उन्होंने इमरान खान साहब के 2 मोबाइल चुराए थे। और गिल साहब तब भी गलत थे कि जब उन्होंने एक बग्ड मोबाइल जो है इमरान खान साहब को दिया था। गिल साहब को इमरान खान साहब ने अपने घर पे बंद किया हुआ था। गिल साहब को इमरान खान साहब ने उससे पहले, कैद होने से पहले उनको हटा दिया था। लेकिन हम फिर भी गिल साहब को एक मौका देते हैं कि आप बाहर बैठ के बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप अपनी गलती को सवारें और पाकिस्तान आए और उसको लीड करें। आप बाहर ईसी की रूम्स में बैठ के इस किस्म के बयानात देते हैं, जो कि एक चीज़ ऐसी आपके सामने आ जाती है, जिससे पार्टी के अंदर इश्यूज़ बनते हैं। ये एक टोला है। इस टोले इसलिए है, ये टोला छोड़ा इसलिए गया है कि आपने कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है। तो गिल साहब के पास मौका है कि वो जितनी गलतियां वो कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने मोबाइल चुराए इमरान खान साहब के, फिर एक बग्ड मोबाइल इमरान खान साहब को दिया। गिल साहब के साथ एक मौका है कि वो पाकिस्तान आए, अमेरिका से पाकिस्तान आए और इस चीज को लीड करें। बाहर बैठ के आप जिस किस्म की बयानात देते हैं वो बड़ा आसान काम है। आपको याद होगा कि जब उनको जेल हुई थी, उनकी क्या कंडीशन थी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। सर, वो तो सेहत का मामला था, सेहत पे हम बात नहीं करते। सेहत का वो तो अल्लाह रहम करे, आप मुझे किसी की भी सेहत बिगड़ सकती है। नहीं, गिल साहब काफी अरसे से इस किस्म के बयानात देते हैं और इनकी ये ड्यूटी है कि ये इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। ये जितने डॉलर्स कमाते हैं, इनको चाहिए कि जो हमारे मिलिट्री ट्रायल में हमारे लोग हैं, जो उनके वकला की फीसेज हैं या उनकी फैमिली को जो सपोर्ट चाहिए होती है, जितने डॉलर ये इमरान खान साहब के नाम पे कमा रहे हैं, उन डॉलर में से कुछ हिस्सा जो है वो हमारे वर्कर्स को भी दे। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि बाहर से बैठ के हमें लेक्चर ना दिया जाए। आप पाकिस्तान आए, चीज को लीड करें, हम आपके पीछे होंगे। सर, कल जुनैद अकबर साहब ने भी इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट दी। जिन लोगों ने अरबों रुपए कमाए थे, अब वो आए और वो एहतजाज के फंडिंग करें एंड ऑल दैट। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे जुनैद अकबर साहब? सर देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब सेहत का इशू हुआ या इस किस्म के इमरान खान साहब के जो इशू बन जाते हैं, तो हम आपको अपने मोबाइल दिखा सकते हैं, उसमें हजारों लोग मैसेजेस करते हैं, हमें गालियां भी उस मैसेजेस में आती हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो लोग मौजूद नहीं होते। कल जुनैद साहब ने जो बात की, उन्होंने इस तनाजुर में ये बात की कि जो लोग डी चौक का कहते हैं, जो लोग मैसेजेस करते हैं, उनको भी अब बाहर आना पड़ेगा। 27 सितंबर सोहेल आफरीदी साहब अनाउंस कर चुके हैं। 27 सितंबर को सोहेल आफरीदी साहब लीड करेंगे और सोहेल आफरीदी साहब के साथ तमाम नौजवान होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारा लाए अमल है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में ही हम हासिल करेंगे। शफी जान साहब, आपने फरमाया आपने तमाम लोगों से मुशावरत की है, लेकिन सर कल हमें स्टेज पे अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, बहरहाल बड़े पोर्टफोलियोज हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, क्या वो भी ऑन बोर्ड हैं? कल को जब भी आप एहतजाज करने निकलते हैं, लॉन्ग मार्च लेकर निकलते हैं, तो वो हमें स्टेज पे नजर आएंगे या कंटेनर पे नजर आएंगे? तमाम लोगों से मशावरत हुई है राय साहब। तमाम हमारी जो अलायंस है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अल्लामा साहब हो गए, अचकज़ई साहब हो गए, इन तमाम लोगों से मशावरत हुई है। पार्टी के अंदर 3 दिन तक मशावरत जारी रही और 27 सितंबर जो है इन तमाम लोगों की मशावरत से डेट दी गई है। और मुझे कल को कंटेनर पे भी नजर आएंगे सर ये लोग? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कंटेनर पे। इनके अलावा इस वक्त हम दीगर मजहबी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। हम GUI से बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में हैं। इसके साथ साथ जो मकामी हमारी यहाँ पे छोटी छोटी जमातें हैं,
इलाकाई जमातें आप उनको कह सकते हैं, हम्म। उनके साथ हम राब्ते में हैं। हम हर उस सियासी कुव्वत से बात करेंगे जो ये हम्म। समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का जाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। सर, इसमें आपने जेयूआई का नाम लिया। अभी कल ही मेरे शो में आपके सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब थे। वो तो कहते हैं कि जनाब मेरे नॉलेज में नहीं है कि अलामा साहब से कोई रब्ता या उनकी जमात से कोई रब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी। वो कहते हैं मैंने गौर साहब से भी चेक किया है, हमारे नॉलेज में नहीं है कि अगर फजलुर रहमान साहब से कोई रब्ता है। देखिए, इस वक्त तो राब्ता हो रहा है। असद कैसर साहब चीजों को लीड कर रहे हैं। जी। शेख वकास साहब एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक के हवाले से जीयूआई से बात हो रही है। हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस किस्म के बयानात जो हैं शेख वकास को नहीं देने चाहिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए उनको। वेरी कैलकुलेटेड आंसर दो। सर, आज अलीमा खानम साहिबा की भी एक स्टेटमेंट आई कि उन्होंने जलसा नहीं देखा, और क्या ये इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं 27 सितंबर की तारीख दे के? मतलब वहां से ये इंप्रेशन मिला कि अलीमा साहिबा इज नॉट वेरी हैप्पी विद 27 सितंबर। तो फैमिली को भी आप लोगों ने लूप में लिया था? देखिए, जहां तक अलीमा आपा की बात है, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से वो हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ रैलीज को लीड कर रही हैं, जो हम्म। कि काबिल तारीफ है, वो काबिल सताइश हैं। जिस हम्म। तरीके से वो इमरान खान साहब के केसेस को फॉलो कर रही हैं, अडयाला के सामने भी मौजूद होती हैं, हम्म। जिस जिस तरीके से वो ये रोल निभा रही है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जहां तक 27 सितंबर की बात है, देखिए 27 सितंबर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हमने तमाम मकतब फिक्र जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे राब्ते करने हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना है। अलायंस से हम राब्ते में हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनके साथ आगे मूव करना है। नौजवान जो है, जो मैं आपको राय साहब एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि जो हमारा एम्फसाइज है वो नौजवानों पे है, और ठीक है। नौजवान जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। हमने नौजवानों पे फोकस करना है। इस 27 सितंबर की जो हमारे तहरीक होगी, जो हमारा मार्च होगा, उसमें नौजवान फ्रंट से लीड करेंगे, और नौजवान ही इंशाल्लाह फ्रंट से लीड करते हुए इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। तो उस नहीं, तैयारी के लिए 27 सितंबर की डेट दी गई है। नहीं, वो तो कल हमें नजर आया कि वो आईएसएफ वाले जो सुहेल अफरीदी थे, कल हमें उनकी तकरीर में और उनके बॉडी लैंग्वेज में वो नजर आए, आईएसएफ वाले एक रहनुमा नजर आए। सर, 27 सितंबर को अडयाला की तरफ रुख होगा या डी चौक की तरफ रुख होगा? कोई फाइनलाइज किया? देखिए, इस पे मशावरत हो रही है। तकरीबन चीजें फाइनल हो चुकी हैं। ये जो कार्ड है ये हम अपने सीने के साथ अभी लगाना चाहते हैं, और ये कार्ड भी हम कुछ दिनों में अवाम के सामने खोल के रख देंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, कल सुहेल अफरीदी साहब जब खिताब फरमा रहे थे तो उन्होंने कहा कि 20 सितंबर तक का टाइम है, इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, उनका इलाज, उनके वकला तक रसाई। सर, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो मैं समझूं कि लॉन्ग मार्च खत्म, लॉन्ग मार्च पोस्टपोन? देखिए, आपने उनकी तकरीर में एक चीज नोट की होगी। उन्होंने कहा अगर केसेस मेरिट पे सुने जाएं तो जी। आधे घंटे में इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो मार्च बिल्कुल कैंसिल होगा। सो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि ये जो मार्च है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मार्च होगा। शफी जान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जनाब शफी जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो तमाम तर सवालात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या पाकिस्तानियों के जहन के अंदर थे, हमने शफी जान साहब की खिदमत में रखे और उनके जवाब आपने सुने। एक छोटा सा वक्फा, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? आपकी दुआएं, अल्लाह का बहुत करम है। सर, वी यूजुअली टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, अक्सर बल्दियाती निज़ाम पे भी आप बात करते हैं, रिफॉर्म से भी बात करते हैं। सर, मोहसिन नकवी साहब ने रिसेंटली कहा ये सिस्टम ही कोलैप्स कर गया हुआ है। डू यू सेकंड हिम सर? जी नहीं, अगरचे वो अब पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे हैं और अब पाकिस्तान के जो चंद अहम तरीन ओहदे हैं उन पर फाइज भी हैं, तो उनका एक मुशाहिदा हो सकता है। लेकिन हमें जो कहते हैं ना जी, गवर्नेंस का कोलैप्स जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नजर में इस वक्त अगर गवर्नेंस के सामने कोई चैलेंज है तो वो पाकिस्तान के 2 सूबों में होने वाली दहशतगर्दी है। तो ये चैलेंजेस हैं। अब इसके मामले में अगर निजाम की जो तब्दीली है उसके लिए जरूरी है, और जिसके लिए मैं जरूर चाहूंगा कि नकवी साहब आने वाले दिनों में इस पर बात करें कि जब वो कहते हैं कि बैड गवर्नेंस है तो वो कौन सा मर्ज है जिसका इलाज वो तशखीस कर रहे हैं।
सर बैड गवर्नेंस का जो मुझ जैसे लोगों को समझ आया वो मैं आपकी खिदमत पे रख देता हूँ। प्रॉब्ली कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई रोज़गार के मौके नहीं हैं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है, जो पुरानी थी वो भी बड़े बुरे हाल में है। आपको पता है फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज बैठा रो रहा है। सो आई थिंक दीज आर द साइंस जिनको रीड करके शायद मुझ साहब ने कहा होगा कि सिस्टम हैज़ फेल्ड। जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन क्या इसका जो इलाज है वो नए इंतजामी यूनिट है? बिल्कुल नहीं है। ये तो पाकिस्तान की जो मौशी हाकिमियत है, जिस तरीके से हम इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं और इकोनॉमिक गवर्नेंस करते हैं, ये उसका सवाल है। और जी। उसमें जो बेहतरी है वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। तो मैं ये भी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर जो भी नकवी साहब की जो उनका एक बड़ा गहरा मुशाहिदा है, कि वो मुशाहिदा जो है वो किसी कोई कानून साजी बन के काबीना के सामने और पार्लियामान के सामने आए कि भाई ये इशू था, इसको हल करने के लिए हमारे ख्याल में ये जो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, ताकि हम आगे बढ़े। क्योंकि ये जो सिस्टम का नोहा है, ये तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन सर सिंस यू ब्रॉट अप इंतजामी यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो इसके ऊपर तो पीएमएलएन अग्रीड है। प्रॉब्ली माजी में भी हमने स्टेटमेंट शहबाज साहब की भी देखी हुई है, नवाज साहब की भी देखी हुई है, करारदाद भी पंजाब असेंबली से पास हुई है। तो सर इंतजामी यूनिट्स के ऊपर कोई रिजर्वेशन है आपकी या नए सूबों पे? वो करारदाद ये कहती है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो इस सारे मामले को मंतकी बुनियाद पर परखेगा, जिसके नतीजे में अगर जो है वो प्रपोज होता है कि जी भावलपुर का सूबा या साउथ पंजाब का सूबा या जो भी सूबे हैं, लेकिन उसके लिए कोई लिसानी बुनियाद नहीं, इंतजामी बुनियाद होगी, पॉपुलेशन की बुनियाद होगी। और इस वक्त जो हमारा नुक्ता नजर है हमारी जमात का, वो बड़ा वाज़ेह है कि जो भी वो कमीशन प्रपोज करेगा उसका इतलाक चारों सूबों पर होगा, सिर्फ पंजाब पर नहीं। फेयर एनफ, ठीक है, इट मेक सेंस। लेकिन आपको ये इस चीज़ का यू एक्नॉलेज दैट कि पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, साउथ पंजाब के सूबे के साउथ पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट के एक देहात से उठ के किसी को लाहौर हाईकोर्ट जब आना पड़ता है या इलाज करवाने लाहौर आना पड़ता है तो 10-10 घंटे का ट्रैवल है। इस चीज़ को आप एक्नॉलेज करते हैं? जी नहीं, मैं नहीं करता इसको, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि जितना बड़ा सूबा है उतनी बेहतर गवर्नेंस है, और गालिबन घोटकी से कराची का फासला भी उतना ही है जितना राजनपुर से लाहौर का। तो लिहाजा वहां जब, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये सारे इश्यूज जो हैं, बजाय ये कि हम अपनी राय की बुनियाद पर करें, एक कमीशन बैठकर, और आई थिंक ये पार्लियामान ये काम कर सकती है आइंदा आने वाले महीनों में। लेकिन सर डू यू नो दैट के टैक्सेस जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितना है और उनकी आबादी 2-2.5 करोड़ के करीब है, और ये बड़ी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो नहीं, देखिए ना, उन्होंने फिर जो है वो अपनी जो आबादी 3 गुना होने के बावजूद अपनी रियासतों की तादाद को नहीं बढ़ाया। अगर हमें पाकिस्तान के अवाम को बेहतर गवर्नेंस देनी है तो मेरी राय में तमाम हमें कोशिश और जो फोकस करना है वो पाकिस्तान की मुकामी हुकूमतों को एक मजबूत आईनी और मालियाती बुनियाद फराम करनी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा था कि हम अमेरिका की मिसाल तो देते हैं, वहाँ पर काउंटीज और किस कदर काउंटीज इंडिपेंडेंट है, निज़ाम कैसा है वहाँ पे। हमारे पास तो बल्दियात के इंतखाब ही नहीं करवाए जाते सर, लोग कोर्ट करते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने वो सिस्टम बहुत कुछ डिटेल में स्टडी नहीं किया, दो आई एम गोइंग टू डू दैट। कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर का जो वो नाज़मी का निज़ाम था, दैट वाज वंडरफुल लोकल बॉडीज सिस्टम। तो सर कोई भी इस तरह उसको भी मजीद रिफाइन किया जा सकता है। बल्दियात का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसमें कोई तरमीम कर लें, रिफाइन कर लें, बेहतर कर लें, लेकिन लोकल बॉडीज का निज़ाम लेके तो आए, इलेक्शन तो करवाएं। देखिए जी, इसमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये चाहे सूबाई हुकूमतों के लिए एक मुश्किल काम हो, लेकिन दो बुनियादी काम जो हैं वो फौरी तौर पर करने हैं। एक तो ये है कि जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको जो इस वक्त ताबे किया गया है लोकल गवर्नमेंट की वजारत के, यानी एक जो सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, वो अपने दस्तखत से पंजाब जैसे सूबे की 12 करोड़ सूबे की मकामी हुकूमतों को मुअत्तल कर सकता है। ये मामला अब खत्म होना चाहिए कि जो मुकामी हुकूमतें हैं वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है और उनको कोई अब खत्म नहीं कर सकता। एक तो इसके ऊपर इस तरह 2009 में जो 9th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हुआ था जी, उसके नतीजे में सूबों को एक मिनिमम अमाउंट गारंटी कर दी गई थी। तो सूबों को अब ये पाबंद करना है
कि वो अपने जो मालियात उनको वफाक देता है उसके एक हिस्से को तमाम जिलों के लिए बहसीत आबादी, पॉपुलेशन, जो एरिया या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी उसके क्राइटेरिया है, कि हर जिले को एक मिनिमम अमाउंट हर सूरत वफाकी महसूलात में से ट्रांसफर होगी। सर यहाँ पे प्लीज मेरी थोड़ी सी रहनुमाई इस पे भी फरमाइएगा कि एक एमएनए या एमपीए, इनका काम लेजिस्लेशन है या सड़कों का इफ्तिताह, अस्पतालों का इफ्तिताह, उसके लिए फंड्स लेके आना, स्कीम्स लेके आना, या ये काम लोकल बॉडीज का है? नहीं, देखिए, ये काम लोकल बॉडीज का है, लेकिन पूरी दुनिया में जो अरकान पार्लियामान हैं वो अपने हलकों के लिए कोशिश करते हैं कि वहाँ प्रोजेक्ट्स जाएं, वहाँ इंडस्ट्रीज लगें, वहाँ इंडस्ट्रीज शिफ्ट हों, वो टैक्स बेनिफिट्स लेकर आते हैं, वो जो वफाक के और या स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आते हैं। ये जो इशू है जिस तजाद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसमें भी जब एक मालियाती तौर पर खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट होगी, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो फोकस है कि जो लोग उम्मीदवार होते हैं मेंबरान कौमी व सूबाई असेंबली के, वो फिर प्रेफर करेंगे कि वो मुकामी हुकूमतों का हिस्सा बने और मेयर बने और वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट के हेड्स हैं वो बने और उसके जरिए जो है अपने इलाकों में डेवलपमेंट करवाएं। सर वो तो एक फैक्ट है ना। लेट्स से अगर लाहौर ही की मिसाल दे रहे, 12-14 एमएनए की सीटें हैं, एक मेयर होएगा, 25-30 के करीब एमपीएस की सीटें हैं, एक मेयर होएगा, तो उनके पास वो कॉन्स्टिट्यूंसी कह लीजिए या हल्का कह लीजिए, इख्तियारात कह लीजिए, वो एक डिप्टी सीएम के आ जाते हैं लाहौर के मेयर के पास। इसी तरह आपका गुजरावाला सिटी हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे मेयर के इख्तियारात या उनके पास फंड्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज या नेशनल असेंबलीज के मेंबरान जो हैं वो लोकल बॉडीज को आने नहीं देते या इलेक्शन की तरफ जाते ही नहीं है। मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। नहीं, तो देखिए ना, लेकिन ये जमूद जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और हमें जो है जो गवर्नेंस है, हर आइन जो है वो एक जिंदा दस्तावेज होती है। आप उसको एक जगह पर उसको जमूद नहीं कर सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है, इवॉल्व करना है, तो इसके लिए मैं फिर इसको सराहत से दोहराता हूं कि मुकामी हुकूमतों का निजाम नए इंतजामी यूनिट बनाने से कहीं बेहतर है कि आप मुकामी हुकूमतों को मजबूत करें। लेकिन इंडिपेंडेंट मकामी हुकूमतें, जो कोई गवर्नमेंट चेंज हो तो साथ ही वो भी खत्म ना हो जाए। यानी जो ये जो इशू है, जिस तरह 2018 में जब हुकूमत तब्दील हुई और उसने 12 करोड़ पंजाबियों की जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको फिर 3 साल तक मुअत्तल रखा और वो फिर उनकी मुद्दत खत्म हो गई। ये जो ताकत है ये बहरहाल हमें सूबाई हुकूमतों से लेनी होगी और ये भी ताकत लेनी होगी कि वो अपनी सवाबदीद से मुख्तलिफ जिलों के दरमियान जो है वो डेवलपमेंट फंडिंग एलोकेट कर सकें। मिनिमम बेसिक फंडिंग हर जिले को बाय कानून जो है उसको यकीनी बनाना हो। सर वो पॉपुलेशन वाइज भी किया जा सकता है फंडिंग का कोई मैकेनिज्म, पॉपुलेशन के थ्रू भी बनाया जा सकता है कि जितनी पॉपुलेशन उतनी उतनी फंडिंग होगी? जी देखिए, पॉपुलेशन है, लेकिन देखिए जिस तरह एनएफसी में एक पेचीदा क्राइटेरिया लाया गया था बलूचिस्तान जैसे सूबे को अकोमोडेट करने के लिए, तो इस तरह अगर हमें एक ही पलड़े से लाहौर को और गुजरावाला को और लिया को और भक्कर को करना है, तो 12 लिया और भक्कर को एक एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका भी एक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है जिसके जरिए उनको उनकी पॉपुलेशन से बढ़कर फंडिंग हो सके। बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। सर ये भी जरा फरमाइएगा प्लीज, पीपल्स पार्टी काफी नाला है पीएमएलएन की गवर्नमेंट से, इज इट आजाद कश्मीर इलेक्शन ओनली या ये आने वाली 28वीं तरमीम, नए सूबे, थोड़ा सा सिचुएशन को आप कैसे रीड करते हैं? जी, ये मखलूत हुकूमतों में एक तो ये है कि हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है और इंतखाबात के मौके पे ये मौसीकी जो है वो ज्यादा ऊंची हो जाती है, लेकिन दोनों जमातों में एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें 2024 के बाद जो कायम हुकूमत है उसे लेकर चलना है, निज़ाम को लेकर चलना है और उसकी सबसे बड़ी जमानत जो है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ चलेगी वो जनाब आसिफ अली जरदारी की अवान सदर में मौजूद की। लेकिन सर एट द सेम टाइम जब एक पार्टी का चेयरमैन दूसरी पार्टी के कायद के बारे में पूरे पॉलिटिकल करियर को धोखा, फ्रॉड, फॉर्म 47 से मुंसलिक कर दे, बिलावल साहब जब मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो सर वो हल्की फुल्की मौसीकी नहीं रहती, पाकिस्तानी अवाम तो शौक में चले जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। जी, इंतखाबात में आपको पता है कि तनाव में और गर्मा गर्मी में और नशिस्तें जीतने की जो हीट है उसमें ऐसी बातें हो जाती हैं। हमने भी वो बातें नोट कर ली हैं, लेकिन हमें उसका जवाब जब कोई मुनासिब वक्त आएगा तो देंगे।
सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जनाब खुर्रम दस्तगीर गुफ्तगू आपने सुनी। यस, मैं इस एक पॉइंट के ऊपर हमेशा से मुत्तफिक हूँ और आपकी खिदमत में भी रखता आया हूँ कि अगर मकामी हुकूमतें, हमारे लोकल बॉडीज़ बाइख्तियार हों तो शायद बहुत सारी बहस जो नए सूबों को लेकर, इंतजामी यूनिट्स को लेकर है, इसका मुझे लगता है कि इसकी रीज़न भी अब इस डिस्कशन के स्टार्ट होने की ये है कि पाकिस्तान में लंबे टेन्योर्स के लिए मकामी हुकूमतें होती ही नहीं हैं। तो जिनका काम डेवलपमेंट था, जिनका काम स्कूलों को देखना था, सड़कों को देखना था, लैंप्स को देखना था, उनको उनका अपने सिरे से वो कहानी वो फोल्ड करके रख दी होती है, वो चैप्टर ही फाड़ दिया होता है। तो फिर तब नए इंतजामी यूनिट्स की बात भी आती है, तब नए सूबों की बात भी आती है, और बिल्कुल आनी भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम कोई भी नया सूबा लिसानी बुनियाद के ऊपर नहीं बनना चाहिए, या बहुत सारे और क्राइटेरिया सूबों के लिए रखे जाते हैं, डिमांड रखी जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इंतजामी यूनिट, सबको साथ मिलाकर ऑन बोर्ड लेकर ज़रूर बनने चाहिए। एंड मेरी एक फीलिंग है कि इन डेज टू कम आप इसके ऊपर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखेंगे कि सब के सब बैठ कर बात करके इंतजामी यूनिट्स की जानिब बढ़ेंगे। बट दैट्स व्हाट आई फील। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन फेज़ 2 वी सॉ दैट, उसके बाद धांधली के इल्ज़ामात दोनों ही तरफ से आते रहे। सो व्हाट इज़ द प्लान फॉर फेज़ 3? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेज़ 3 में जा रही है या कोई और प्लान है? हमारा एहतजाज अपनी जगह कायम है, हमारे एतराज़ात अपनी जगह कायम हैं, और एतराज़ हमारे बड़े सादा से। हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन वहां पे हुआ है उसके रिजल्ट काबिल कबूल इसलिए नहीं कि वहां पे कई पोलिंग स्टेशन, कई सीटों के अंदर कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे 90%, 95%, 96% टोटल वोटों का पोल हो गया, 99% पोल हो गया है। अब थर्ड फेज में हम इलेक्शन में जा रहे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से बिल्कुल बायकॉट नहीं करती, मुफर नहीं होती, लेकिन वहां पहले ही हालात अच्छे नहीं है। लेकिन हमें आज भी तहफ़्फ़ुज़ है कि ये जो इलेक्शन है इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत अपना वो क्रेडिबिलिटी नहीं रखेगी जिसकी जरूरत थी। सर, डोंट यू थिंक सो, अगर जहां पर धांधली के इल्जामात या खदशात हैं वो कल को जब ट्रिब्यूनल बनेंगे तो आपको तमाम रिजर्वेशंस ट्रिब्यूनल के सामने रखनी चाहिए? नहीं, ट्रिब्यूनल के सामने रखेंगे कि अगर किसी का इल्जाम है तो उसके सबूत आए। यहाँ तो सीधे सीधे वो डॉक्यूमेंट हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ने नतायज जारी किए हैं सर्टिफाइड। उन सर्टिफाइड नतायज में आप बताइए किसी जगह मुमकिन है कि 90% पोल हो जाए? सर, इसकी मिसाल मैं थोड़ा सा माजी से भी देना चाहूँगा। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, सर, उसमें भी एक जमात धांधली के इल्जामात लगाती थी और ओवर राइटिंग वाले फॉर्म 45, फॉर्म 47 वो दुनिया के सामने रखती थी। इवन वेबसाइट के ऊपर भी कई सारे फॉर्म आ गए। तो सर, उनको भी एट दैट टाइम रिजर्वेशंस तो यही थी और तब कहा जाता था कि भाई कल को ट्रिब्यूनल्स में जाना। वो इल्जाम लगाते थे, सबूत नहीं देते थे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई सबूत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ये नतायज हैं, ये इटसेल्फ स्पीक्स, ये खुद बोलते हैं। सर, व्हाट नेक्स्ट? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से निकलने का कोई प्लान कर रही है? उसके ऊपर कोई मुशावरत जारी है? व्हाट नेक्स्ट? ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। हम मुल्की हालात के तहत, तकाज़ों के तहत, जिन चैलेंजेस का सामना मुल्क को है उनके तहत हम हुकूमत के साथ चले थे। अभी हालात तो ठीक तो नहीं हो गए, हम मुल्क को किसी नए क्राइसिस में दाखिल नहीं करना चाहते, लेकिन ये फैसला बहरहाल हमारी सीसी, हमारी पार्टी क्यादत करेगी। जब वहां पे डिबेट होगी फिर इस पर बात कर सकते हैं। क्योंकि सर, ये सवाल मैंने आपकी खिदमत में इसलिए रखा कि बिलावल साहब की रिसेंट वो जो टिक 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 वाली वीडियो थी, उसके बाद इंप्रेशन ये गया कि जनाब वो जो सुई है वो उल्टा चलना स्टार्ट होगी हुकूमती इत्तेहाद। इस पे पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास बुलाया जाएगा, वो बैठ के फैसला करेगी कि हमने क्या करना। सर, ये जो मौजूदा सूरत हाल से थोड़ा सा आगे चलते हुए एक नई बहस मोहसिन नकवी साहब ने भी छेड़ दी है, नए सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए। इस पे बात करने से पहले डू यू थिंक कि सिस्टम वाकई कोलैप्स कर गया जिस तरह मोहसिन नकवी साहब पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं मौजूदा सिस्टम की? देखिए, कोलैप्स करना एक और टर्म है। कोलैप्स करने से मुराद तो यह है कि निजाम है ही को नहीं, थाना जंगी हो गई, खुदा न खास्ता ऐसी कैफियत नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि हमारा पार्लिमानी निजाम पूरी तरह चल नहीं रहा। अब सवाल ये है कि उसको आप ये कहें कि जी इसका इलाज नया निजाम है। अच्छा, देखें मसला क्या है। पहले हमें इस बात की तफरीक करनी चाहिए कि क्या निजाम की जो तख्लीक है, निजाम के अंदर खराबी है या हम निजाम को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारी नीयतों में खराबी है। ठीक बात। पाकिस्तान के आइन के अंदर
वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट, 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट दिए गए हैं जी। वफाकी हुकूमत जिस तरह बनाई जाती है, चलाई जाती है, उसके ऊपर बेपनाह सवालात हैं। आज भी हैं, पहले भी थे। लेकिन जैसे जैसे बहरहाल वो चल रही होती है, कुछ ना कुछ कर रही है। इसी तरह सूबाई हुकूमतें, ये भी आइन के अंदर एक दर्ज है। और लेकिन उनको हमने पूरी तरह ना न्यूट्रली बनाया है, ना हम इलेक्शन फेयर कराते हैं, और ना ही हुकूमतों को चलाते हैं, चलने देते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल निजाम चल रहा है। जी और वो ये है कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है लोकल गवर्नमेंट का निजाम। जी, ऐसा ही है। और ये जो इस वक्त नए सूबों का या छोटे सूबों की बहस है वो ये है, और उसमें लॉजिक ये दी जाती है कि छोटे सूबे इसलिए बनाने चाहिए कि लोगों के पास हुक्मरान जो है वो डायरेक्ट उसकी रसाई है, ठीक बात। इख्तियार नीचे मुंतकिल हो, वसाइल नीचे मुंतकिल हो। इसके लिए तो आइन के अंदर एक तरीकाकार दर्ज है, सूबे कैसे बनेंगे। सारी जमातों को आपको मुत्तफिक करना पड़ेगा। जिन सूबों में नए सूबे बनाने हैं वहां की असेंबलियों को राजी करना पड़ेगा। उसके बगैर तो नहीं हो सकता, आइन के अंदर रहते हुए नहीं हो सकता। ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास एक रास्ता मौजूद है कि आप आइन के अंदर रहते हुए अवाम तक रसाई हासिल कर लें, और वो है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दीजिए। एक फाल और मजबूत लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो आइन के अंदर दर्ज है। सर, दो गुजारिशात आपकी खिदमत में रखूंगा। सर, एक तो जो आप लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर वो सिस्टम पूरा काम कर रहा हो तो वही जो सूबे से अचीव करना है हमने नए, वो वहां से अचीव किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम सर, एक सेक्रेटरी बल्दियात या एक बल्दियात की वजारत, सूबाई वजारत जो है, स्ट्रोक ऑफ पेन के ऊपर, एक सिग्नेचर के ऊपर बल्दियाती हुकूमतों को घर भेज देती है। एक तो सर उस पर जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। नंबर 2, PMLN बात करती है कि यहाँ पे पंजाब से तो आपको पता है करारदाद भी पास की हुई है कि जनाब एक कमीशन बना दिया जाए और वहां पर बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए। अगर तमाम लोग मुत्तफिक होते हैं, एक तरीकाकार बना लिया जाए और सूबे बना दिया जाए। अगर वही कमीशन की पीपल्स पार्टी भी क्या सपोर्ट करती है कि एक नेशनल लेवल का कमीशन बने जो तमाम इख्तियारात को देखते हुए, तमाम रिसोर्सेज को देखते हुए, अगर वो कल को रेफर करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी सर उसके साथ? पीपल्स पार्टी की राय तो थी, पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास के बाद ही दी जा सकती है। अभी तो मैं जाती राय के ऊपर आता हूँ। तो मेरी जाती राय ये है कि नए सूबे बनाने से ज्यादा जरूरी है अपनी नीयतें दुरुस्त करें। हमारे निजाम में खराबियां नहीं, हमारी नीतियों में खराबियां हैं। अगर हम पहले से मौजूद स्ट्रक्चर को काम नहीं करने दे रहे, हमारे इरादे दुरुस्त नहीं है, तो नया ढांचा बना के इरादे वही रहे तो कैसे चल पाएगा। तो अगर और पीछा चौड़ ना करें, बल्कि निजाम को चला के उसको जो उसकी रूह है उसके मुताबिक चलने दे। फिर अगर ना चला तो देखी जाएगी। रही बात आपके सवाल का पहला हिस्सा में मिस करके, सर सेक्रेटरी बल्दियात के सिग्नेचर पे, एक वजारत बल्दियात के सिग्नेचर पे घर भेज दिया जाए, उसके ऊपर तो मैंने कहा ना आपको कि उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। जिस तरह कौमी और सूबाई असेंबलियों को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया और आप 58(2)B खत्म कर दी, और ये किसी ना सिर्फ किसी बाबू के सेक्रेटरी के, बल्कि अब तो सदर पाकिस्तान भी असेंबली अपनी मर्जी से डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह इसको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, इसके टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, इसके वसाइल और इख्तियार को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए आइन के अंदर। ये मसला हल हो जाएगा, और ये आइन में अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक बात। सर मेरी आखिरी गुजारिश आपसे, सर हमने नेशनल असेंबली के इलेक्शंस देखे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस देखे हैं, तमाम इलेक्शंस के ऊपर रिजर्वेशंस आती हैं। आज की आपके मेरी डिस्कशन में भी आपने फरमाया कि जिस तरह के इलेक्शन हम करवाते हैं, सर मैं पंजाबी होते, पाकिस्तानी होते, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मेरे लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, या जहां पर वोट पड़ेगा वही हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे? देखिए, लोकल बॉडीज के इंतखाब आपको मशकूक लगते हैं तो फिर कौमी सूबाई के भी तो चल रहे हैं ना। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, ग्रोइंग डेमोक्रेसी के चैलेंजेस तो हैं, ये तो अपनी जगह मौजूद है। कहाँ से लाएंगे वो इलेक्शन कमीशन जो सारे इलेक्शन ठीक कराएगा? कहाँ से लाएंगे वो पुलिस जो सारे निजाम को दुरुस्त करेगी? और कहाँ से लाएंगे वो लोग? मैं लोगों से भी करूंगा। कहाँ से लाएंगे वो लोग जो असूलों की बुनियाद पे वोट देंगे, जो लोगों के किरदार और अहलियतें देख के वोट देंगे? वो भी सारा काम। तो जिस तरह के हालात हैं, जो समाजी कैफियत है, उसी में आपने इस निजाम को चलाना है। और अगर आप ये कहेंगे फिर इंतखाब, तो छोटे सूबे बना के भी फिर वही काम अपनी जगह रहेगा। तो छोटे सूबे नई बहस है, उस पर तो सूबे मुत्तफिक नहीं होंगे, कैसे कर लेंगे आप? मैं तो आइन के अंदर रहते हुए एक रास्ता तजवीज कर रहा हूँ। सर सिर्फ ये लोगों वाली बात प्लीज एलाबोरेट कर दीजिएगा, मैं ये नहीं समझ सका। बिकॉज मुझे याद है कि भी रिसेंटली एक इलेक्शन ऐसा हुआ है पाकिस्तान में जहां पर गाजर मूली तक को लोगों ने मंशूर को देखकर या एक पार्टी के मैनिफेस्टो को देखकर वोट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो सर लोगों के ऊपर हम फेंक दे सारा इल्जाम कि जनाब आप ठीक वोट नहीं करते या आप बिकते नहीं है, तो सर मुझे जरा थोड़ा सा एलाबोरेट कर दीजिएगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। देखिए, मुझे लोगों पे एतराज नहीं है, मुझे लोगों से शिकवा है
कि जी। हम इंसाफ मांगते हैं, हम एक फर्द के लिए मांगते हैं, एक जमात के लिए मांगते हैं, हम निजाम के लिए नहीं मांग रहे। इस वक्त पीटीआई ने जो वोट डाला, क्या इस बात को देखा कि मकामी तौर पे कौन है जिसने जाके असेंबली में नुमाइंदगी करनी है, ये कौमी और सूबाई असेंबली में बंदा जाएगा, उसका किरदार क्या है, उसकी अहलियत क्या है, ये देखे बगैर अगर आप असेंबली में लोग भेजते हैं तो क्या असेंबली में बैठे सिर्फ हमारी क्यादतों ने काम करना है? उन्होंने फैसले करने होते हैं या असेंबली के अंदर से लोग अपनी हुकूमतें तश्कील देते हैं, उनमें से वज़रा बनते हैं, उन वज़रा ने ही काम करने होते हैं। अगर हम कहर लोग नहीं करेंगे, बेहतर लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, तो फिर यही हालात रहेंगे। सर, इस पे लास्ट गुजारिश आपकी खिदमत में, आपकी आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत थी इस इलेक्शन से पहले, तो सर इसी इलेक्शन कमीशन को लेकर तरामीम की जा सकती थी ना। आप और आपकी बाकी जमातें जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही हैं, PMLN या बाकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो जमातें हैं, सर आप लोग तरामीम कर सकते थे, सिस्टम को बेहतर कर सकते थे ना। तरामीम की जरूरत तो बाद में है, जो है वो अमल नहीं हो रहा। मेरा तो सवाल ये है, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, हमारी हुकूमत जरूर है नॉमिनल, लेकिन जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो हुकूमत सिर्फ इलेक्शन कमीशन की होती है। सर मैं पहले की बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब हुकूमत बनी तो तभी आप बैठ सकते थे ना कि इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो तरामीम कर लें, जरा इलेक्शन के प्रोसेस को बेहतर कर। तरामीम की जरूरत नहीं थी, उस कानून की जो मौजूद है उस पे अमल करना है, उसके बाद देखेंगे ना कानून सही नहीं है, फिर तो कारत साहब, अमल करने का इशू है। अभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो लॉ एंड ऑर्डर में वहां का चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर लेगा? वहाँ फोर्स मौजूद थी, हमने बताया फला जगह पे धांधली होगी, फला जगह पर बदमाशी होगी, प्रायर टू इलेक्शन बताया, माना कि आप क्या दुरुस्त कह रहे हैं, इसके बावजूद वहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं की गई और इलेक्शन में शुरू करा दिए। कार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नाजरीन, बड़ी खुशी की बात यह है कि कमर जमान कायरा साहब हो जाएं, खुरम दस्तगीर साहब हो जाएं, तमाम लोग एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि बल्दियाती निज़ाम एम्पावर्ड होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जहाँ पर है, बहरहाल वहाँ पर बल्दियाती निज़ाम हमें नजर आता है, और वफाक में भी PMLN की पीपल्स पार्टी की मदद से हुकूमत है, और पंजाब के अंदर भी PMLN की हुकूमत है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ पर मुझे आज बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती इंतज़ाम इंसराम नज़र नहीं आता, मुझे बल्दियाती सिस्टम नज़र नहीं आता। और अगर कल को इलेक्शन की तरफ बढ़ती भी है पंजाब हुकूमत, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि जिसपे इन डेज टू कम किसी भी बल्दियाती इदारे को स्ट्रोक ऑफ पेन पे घर ना भेजा जाए। कोई लेजिस्लेशन, कोई इंतज़ाम इंसराम इस तरह का किया जाए, जिस तरह प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, जिस तरह नेशनल असम्बलीज़ हैं, कि बल्दियाती इदारे अगर वजूद में आएँ तो वो खुद मुख्तार हों, उनके पास फंड्स मौजूद हों, और वो तमाम तर काम जो आइन और कानून उनके ज़िम्मे लगाते हैं वो आपके और मेरे आम पंजाबी, आम पाकिस्तानी के लिए कर सकें। बहरहाल बल्दियाती निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है, उसमें फ्लॉज हो सकते हैं, और उन फ्लॉज को दूर करने के लिए ही आइन आपको और मुझे उसमें अमेंडमेंट्स की इजाज़त देता है सियासतदानों को, कि आपके और मेरे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनमें अमेंडमेंट्स करके उसको मज़ीद निखार सके, उस निज़ाम को बेहतर बना सके। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।